हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी महिला सुपरवाइजर जो कि आपका एग्जाम है वो 7 सितंबर को होने वाला है, उसकी क्लासेज है वो चल रही थी। महिला जो सुपरवाइजर 7 सितंबर यानी 176 पोस्ट वाला है। और अगर इसकी बात करें तो इसके हम मॉक टेस्ट कर रहे थे, जिसमें से 2 कर लिए और आज का थर्ड मॉक टेस्ट है। इन मॉक टेस्ट में आपका पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर किया जा रहा है, मिक्स क्वेश्चन है वो हम इसमें करते हैं। तो चलिए आज की स्टार्ट जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं, और इसमें भी हम इम्पोर्टेंट काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ साथ है वो पूरी की पूरा उसका सॉल्यूशन करेंगे, ताकि उसके इर्द गिर्द बनने वाले क्वेश्चन सारे के सारे हमारे अच्छे से कवर हो जाए। और साथ में ही इसकी हम बात करते हैं हमारी टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज को काफी ज्यादा आप सभी का प्यार मिल रहा है और आप सभी को काफी ज्यादा है वो हमारी टेस्ट सीरीज है वो पसंद आ रही है। इसी प्रकार अपना साथ और प्यार बनाए रखना। आपको टेस्ट सीरीज की पूरी डिटेल है वो हमारे द्वारा प्रोवाइड करवा दी गई है। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको 10 मॉडल पेपर है वो मिलेंगे 199, बहुत ही कम फीस में आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और सबसे जो आपको पसंद आने वाली सबसे खास चीज की ये है कि आपको इसकी जो सॉल्यूशन पीडीएफ है वो ज्यादा पसंद आ रही है। क्यों? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट यही बात बोल रहे हैं कि जो ये आपकी सॉल्यूशन पीडीएफ दी गई है, इस पीडीएफ से हमारा रिवाइज है वो अच्छे से हो रहा है। एग्जाम के पास में जब हम इन टेस्ट है इनका जब रिवीजन करेंगे तो ये पीडीएफ है हमारे लिए काफी ज्यादा मददगार होने वाली है। तो आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे, और आप सभी को कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज का क्वेरी हो, तो आप टेलीग्राम पर @preet_classes05 सर्च कर लेना, और वहां पर आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार आपको ये टेस्ट सीरीज है वो बाय करनी है। कोई भी डाउट होता है तो आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी है वो ज्वाइन करना है, जिससे हर जो छोटी मोटी अपडेट होती है वो, और साथ में जो यहाँ पर आपके फ्री क्लासेज हो रही है, जो मॉक टेस्ट हो रही है फ्री, उनकी जो पीडीएफ है वो इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके करंट अफेयर का, और करंट अफेयर में है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? योगेश सिंह ने, विजय वीर सिद्धू ने, ओम प्रकाश ने, और सौरभ चौधरी ने। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है फर्स्ट है। अगर हम इस एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो ये इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हुई। इंडोनेशिया के जकार्ता में जकार्ता में ये आयोजित हुई थी। और जो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 है उसमें पुरुषों में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में भारत के जो निशानेबाज है योगेश सिंह है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसका है वो निशानेबाजी से संबंध रहा है, यानी खेल है आपसे खिलाड़ी का पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है योगेश सिंह है वो एक निशानेबाज है। ठीक है, आगे अपन बढ़ेंगे। इसी प्रकार हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके निम्नलिखित को सुमेलित करना है। आपके राजस्थान ज्योग्राफी का है, सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी है। अगर हम इनकी बात करें तो सूची फर्स्ट और सेकंड की, तो इसमें आपको एक साइड तो है वो स्थान दे रखा है और एक साइड है वो आपको खनिज दे रखा है। एक साइड क्या दे रखा है? खनिज दे रखा है, जिसमें से आपको क्या बताना है कि इसमें से जो सुमेलित है वो बताना है या फिर आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले अगर हमें दे रखा है चुंपा, चंपा गुड्डा, डिगाना, जावर, लुणकरणसर। सबसे पहले बेरियम दे रखा है। तो अगर बेरिलियम की अपन बात करें तो बेरिलियम के जो उत्पादक क्षेत्र है ना वो मैं आपको सारे लिखवा देती हूँ, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और जो इंपॉर्टेंट होते हैं। बेरिलियम की बात करें तो सबसे पहले आता है बांदरे सेंद्री। ठीक है, इसके साथ साथ गुजरवाड़ा जो कि जयपुर में पड़ता है। गुजरवाड़ा कहां पर पड़ता है? जयपुर में। इसी के साथ है राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, सिक्कर हो गया, टोंक हो गया। और जो आपके चंपागुड़ा बात की है ये कहाँ आता है? ये आपके राजसमंद में आता है। कहाँ आता है ये आपके? और इसके साथ साथ शिकारवाड़ी,
एक आता है शिकारवाड़ी। शिकारवाड़ी ये कहां पर आता है? ये भी आपके राजसमंद में आता है, राजसमंद। ठीक है। और एक आता है देवड़ा तिलोली। देवड़ा, देवड़ा तिलोली, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी बात करें तो ये आपके भीलवाड़ा में पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है। और एक आता है धौली जो कि टोंक में पड़ता है, धौली जो कि टोंक में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्यों? क्योंकि आपके नाम नहीं सुने हुए और इसी नाम से है, वो आपसे इनका क्या करवा लेगा, जो मिलान है वो करवा लेगा। तो ए में क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट आ जाएगा बेरेलियम। चंपागुड़ा बेरेलियम के लिए प्रसिद्ध है। वही बात करते हैं हमें जिप्सम की, बात करेंगे जिप्सम की। तो जिप्सम के अगर अपने स्थान देखते हैं, उत्पादन के क्षेत्र देखते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा आता है जिप्सम का, वो आता है भदवासी। क्या आता है? भदवासी। बदवासी के अलावा अगर हम देखें तो बदवासी के अलावा आपके गोठ मांगलोद, गोठ है मांगलोद। और ये कहाँ पड़ता है? गोठ मांगलोद है वो आपके नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये बिसरासर, क्या आता है? बिसरासर। और जिसके पीछे सर आता है ना, वो सारी जगह है वो लगभग कहाँ पर पड़ती है? बीकानेर में पड़ती है। जामसर हो गया, लूणकरण सर हो गया। तो अगर हम जिप्सम की बात करें तो आपका जो डी दिया हुआ है, यानी डी में आपका सेकंड आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें सीसा जस्ता की, किसकी बात करेंगे? सीसा जस्ता की करेंगे। तो सीसा जस्ता है, सीसा जस्ता, तो इसके अगर हम देखें तो जावर उदयपुर का, तो सी में क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा, जावर हो गया। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं जो कि आपके राजसमंद, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में भी आपके सीसा जस्ता है वो पाया जाता है। बाकी बच गया इसमें टंगस्टन। तो टंगस्टन है वो डेगाना में पाया जाता है। टंगस्टन कहाँ? डेगाना में पाया जाता है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि टंगस्टन के एक दो और स्थल है जो कि इंपॉर्टेंट है। और वो कौन कौन से? एक आता है नाना कराब। क्या आता है? नाना कराब। जैसे डेगाना टंगस्टन के लिए इंपॉर्टेंट है, वही नाना कराब भी है। और ये नाना कराब है आपके कहाँ? पाली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाली में। और वहीं एक और इंपॉर्टेंट है आपका आबू, आबू। और इसके साथ साथ है रेवदर सिरोही में। ये दोनों कहाँ है? सिरोही में। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। इसका मिलान कर लिया, फिर नीचे में कूट दिया होता है और उस कूट में हमें आंसर है वो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो सारा अच्छे से मैंने समझा दिया आपको, आई होप अच्छे से समझे आ गया होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आता है आपका जैव विविधता के लुप्त होने के कारण इसमें दिए गए हैं। तो इसमें से बताना है कौन कौन से जैव विविधता के लुप्त होने के कारण है। प्राकृतिक आवासों की कमी, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन, अनियंत्रित विदोहन। तो हमें पता है कि ये चारों के चारों सही है। प्राकृतिक आवासों की कमी, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रण दोहन। ठीक है, तो ये सारे होंगे तो ऑप्शन थर्ड है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ आप ये भी देखना, जो अंधविश्वास और अज्ञानता है वो भी एक जैव विविधता को नष्ट करने का एक कारण है। अंधविश्वास एवं अज्ञानता, अज्ञानता। इसके साथ साथ एक जो कृषि और वानिकी में जो व्यावसायिक प्रवृत्ति है वो भी इसी का एक कारण है। तो अगर आपसे इनमें से भी कोई ऑप्शन आ जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कृषि की, कृषि व वानिकी में व्यावसायिक प्रवृत्ति, व्यवसायिक प्रवृत्ति, तो ये दो कारण भी आप ध्यान रखना। ठीक है, ये डी हो गया, ये इसको ई मान लो और इसको अफ मान लो। ये सारे के सारे कारण है जैव विविधता के विलुप्त होने के। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं और अगला अपना जो क्वेश्चन है कि राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना है वो कब हुई थी? राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी यानी रीडा, या रेडा इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी, 21 जनवरी 1985 में, 21 जनवरी 1985 में स्थापित की गई। और ये जो संस्था है ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करती है। वेरी इंपॉर्टेंट लगाकर इस चीज को लिख लेना। आपको लिखना है कि ये संस्था गैर परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों, ऊर्जा स्रोतों का विकास करती है, का विकास करती है।
करती है। ये चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें याद रखना है। रीडा की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1985 को हुई थी और ये संस्था गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करती है। ऑप्शन अगर हम देखें तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन थर्ड है वो इसका सही है, 1985। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला जो अपना क्वेश्चन है वो आता है, निम्नलिखित में से असुमेलित है कीजिए, या फिर जो असुमेलित है वो हमें बताना है। असुमेलित की बात करें तो इस साइड आपको सर्किट दे रखे और इस साइड उनका क्षेत्र दे रखा है कि ये सर्किट है वो किस किस क्षेत्र को शामिल करता है। भरतपुर सर्किट की बात करें तो भरतपुर सर्किट में आपके भरतपुर, डींग, धौलपुर आते, बिल्कुल सही है ये, यानी सुमेलित है। शेखावाटी सर्किट की बात करें तो इसमें आता है सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये भी बिल्कुल सही है। रणथंभौर सर्किट की बात करें तो इसमें आपका क्या क्या आता है? इसमें आता है रणथंभौर, माउंट आबू और टोंक, ये क्षेत्र है वो नहीं आता। तो इसमें रणथंभौर सर्किट में मैं आपको लिखवा देती हूँ, इसमें आपका रणथंभौर आता है, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के साथ में इसमें आता है टोंक, सवाई माधोपुर में इसके आता है टोंक। और हाड़ौती सर्किट की बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, जो कि असुमेलित दिया गया। और सुमेलित मैंने बता दिया कि रणथंभौर सर्किट में रणथंभौर, सवाई माधोपुर और टोंक सम्मिलित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रथम सड़क नीति की घोषणा है वो कब की गई थी? 1992 में, 94 में, 96 में और 98 में। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2। राज्य जो सड़क नीति है वो 1994 की है, प्रथम सड़क नीति है वो 1994 की है। राज्य सरकार द्वारा 1994 में प्रथम सड़क नीति घोषित की गई थी, जिसका उद्देश्य अगर आपको पूछ ले, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो सड़क क्षेत्र है उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना, निजी क्षेत्र की भागीदारी भागीदारी को प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देना। तो ये चीज अगर आपसे पूछ ले तो आपको ये भी याद रखना है। राज्य में जो सारे गांव हैं उन तक पक्की सड़कें पहुंचाना, आधारभूत ढांचागत विकास करना और जो सड़क तंत्र है उसका समुचित विकास के लिए एक नीति है वो बनाई गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य था, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट लगाकर, कि राजस्थान सड़क नीति, सड़क नीति घोषित करने वाला, घोषित करने वाला देश का फर्स्ट राज्य, देश का प्रथम राज्य था, प्रथम राज्य है भी। ठीक है, प्रथम राज्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। और राज्य सरकार द्वारा प्रथम सड़क नीति राजस्थान की 1994 में लाई गई। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2 हो जाएगा। आपको कब लाई गई, क्या उद्देश्य था, दोनों चीजें याद रखनी है। अभी हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके कंप्यूटर का। और आपको पता है कि आपके सिलेबस में कंप्यूटर के है वो 15 क्वेश्चन है वो आएंगे। तो हमारे जो टेस्ट सीरीज है वो उसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एज इट इज आपके जिस जिस क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं ना सिलेबस में, कि आपके आर्ट एंड हिस्ट्री, कल्चर है उसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 आएंगे। आपके हिस्ट्री और हिस्ट्री दे रखी है, यानी आपके चाहे राजस्थान की हो चाहे आपके इंडिया की हो, वर्ल्ड की हो, तो उसके 20 क्वेश्चन आएंगे। और इन्हीं में क्या आ जाएगा, इसी में करंट अफेयर आपका आ जाएगा। तो यानी 40 क्वेश्चन है वो आपके इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान, इन तीनों की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और करंट के आएंगे 40 क्वेश्चन। तो इसी हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करवाई गई है। उसमें आपके अगर देखें, राजस्थान और इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन आएंगे, और राजस्थान और आपकी जो इंडिया है उसके पॉलिटिकल और इको के 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी सारे के सारे जैसे आपके सिलेबस में दिया गया है वैसे ही आपको जो टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करवाई गई है। तो आगे अगर इस क्वेश्चन के कंप्यूटर की बात करें कि जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है, इनमें से अगर हम देखते हैं, इनमें 4 साइट दे रखी है। एक तो नौकरी.com, Amazon.com है, मंत्रा.com और पेटीएम। अगर इसमें बात करें तो ये दोनों की दोनों क्या है, ये ई कॉमर्स साइट है जहां पर अपन कोई भी चीज यानी सामान है वो खरीदते हैं या बेचते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नौकरी.com है, वहां पर क्या है, आपको जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण ये मिलता है।
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? स्टोरेज समाधान कौन सा है? राज वोल्ट, आरपीएससी, ई ज्ञान और राज साइन। ठीक है, तो आपका जो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राज ई वॉलेट, राज ई वॉलेट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है आपका इंडियन पॉलिटिक आ गया है। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों के संदर्भ में कौन से कथन है वो सही नहीं है? क्वेश्चन ध्यान रखना, सही नहीं है। अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध अपील सुनना, सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रचार प्रसार करना, अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देना और दोषी लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपए प्रतिदिन जुर्माना लगाना। इसमें जो हमें नीचे कूट दिया गया है, ये कूट हमें देखना है और इसमें से बताना है कि कौन सा कूट है वो सही है। अगर इसमें देखें तो ये चारों के चारों जो इन्होंने कथन दे रखे हैं चारों ही सही दे रखे हैं। तो अगर हम बात करें कि अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध अपील सुनना, ये भी केंद्रीय सूचना आयोग का काम है। सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रचार प्रसार करना भी काम है। अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देना ये भी है। दोषी जो होता है उस दोषी लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपए प्रति दिन जुर्माना लगाना ये भी है। और इसके अलावा एक आपका पांचवा एक और कार्य आता है, वो क्या आता है? आयोग स्वयं अपने स्तर पर ही सूचना उपलब्ध करवा सकता है। तो ये भी आप यहाँ पर मैं आपको नोट कर देती हूँ, तो आप इसको भी याद रख लेना कि आयोग स्वयं अपने स्तर पर भी सूचना सूचना उपलब्ध करवा सकता है, उपलब्ध करवा सकता है। तो ये पांचवा जो पॉइंट है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पांचों पॉइंट आपको केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में अच्छे से याद होने चाहिए। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा, जिसमें चारों के चारों ऑप्शन है वो आपके क्या दे रखे हैं? सही दे रखे हैं। चारों के चारों ऑप्शन है वो सही दे रखे हैं, यानी ये चारों के चारों काम है इसके सही आपके केंद्रीय सूचना आयोग के होते हैं। तो कथन सही आएगा, इसमें नहीं आएगा, सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है फोर्थ। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला जो अपना क्वेश्चन है वो आता है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी अब हमें अनुच्छेद 14 है वो आना चाहिए, और अगर आप सभी को पता हो तो हमें कथन बाद में देखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 14 है वो क्या है? 14 में विधि के समक्ष समानता दी गई है। विधि के समक्ष समानता, समानता। तो ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अनुच्छेद जो हमें दिया गया है वो किस बारे में है, उसके अंदर क्या दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। अब हम इसमें ऑप्शन पे चलते हैं, कथन पे चलते हैं, और इसने बोला है कथन सही नहीं है वो हमें देखना है। तो अगर देखें कि इसमें दिया गया विधि के समक्ष समानता का अर्थ है राज्य समान लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा। विधि के समान संरक्षण की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई और इस अवधारणा के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। विधि के समक्ष समानता एक सकारात्मक अवधारणा है, जबकि विधि के संरक्षण नकारात्मक अवधारणा है। अगर अपन बात करें किसकी? आपके विधि यानी अनुच्छेद 14 की, विधि के समक्ष समानता है, और विधि के समक्ष समानता यानी विधि के समान जो समान संरक्षण है वो प्रदान करता है, ये बात इसमें बोली गई है। ठीक है, और ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका से है, और इसने क्या बोला है? इंग्लैंड से है। गलत हो गया ना। आगे देखें कि विधि के समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया और व्यवस्था के अनुसार सभी व्यक्ति बिना किसी भी विभेद से देश के सामान्य कानूनों से शासित होंगे। यानी कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जो आपका 1980 में एक केस हुआ था, कौन सा? मिनर्वा मिल्स, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ, संघ कब हुआ था? 1980 में हुआ था। और ये कई बार आपके केस भी पूछ लिए जाते हैं कि ये किस टाइम का है। तो इसमें निर्णय के बाद जो अनुच्छेद 14 है उसमें विधि के शासन को संविधान का एक आधारभूत ढांचा मान लिया गया था। क्या मान लिया गया था? आधारभूत ढांचा। विधि के समक्ष जो समानता होती है ना उसके कुछ अपवाद भी है।
और वो अपवाद कौन कौन से हैं मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता देती हूँ, ताकि आपका जो इसमें ये जो टॉपिक है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। अपवाद है, सबसे पहला अपवाद ये आता है कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है उनको विधि के समक्ष समानता में छूट दी गई है। छूट दी गई है किस किस को? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। किसमें? अनुच्छेद 361 में ये दिया हुआ है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है दोनों अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य के लिए जो न्यायपालिका है उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते। उत्तरदायी नहीं होते, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा जो दिया गया है कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है उनके कार्यकाल के दौरान या बाद में उनके ऊपर कोई भी, तीसरा क्या है, सिविल कोई भी सिविल कार्यवाही है वो आरंभ नहीं की जा सकती। आरंभ कार्यवाही कार्यवाही है वो आरंभ नहीं की जा सकती। एक चीज इसमें और है कि ये दोनों है इनके विरुद्ध कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही न तो आरंभ होगी न ही बनेगी, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो चार चीजें जो इसमें अपवाद के रूप में, वो चारों चीजें भी आपको याद रखनी है कि एक तो ये दी गई है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को है वो विधि के समक्ष समानता की छूट दी गई है, अनुच्छेद 361 में दिया गया है। दूसरा, ये दोनों है इनके पद पे जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं तब ये आपकी जो न्यायपालिका है उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तीसरा दिया गया है कि इन दोनों के विरुद्ध में अगर वो कार्यकाल में है तो कोई भी आपराधिक कार्यवाही ना तो प्रारंभ होगी और ना ही इन पर बनी रहेगी। और चौथा जो सिविल कार्यवाही का दिया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल उनके कार्यकाल के दौरान या बाद में सिविल कार्यवाही है वो आरंभ इन पर की जा सकती है। तो ये चारों चीजें भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चारों चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अगर अपन बात करें इस आंसर की, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फिर आपका आंसर ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। मूल कर्तव्यों में इसमें से कथन हमें देखना है कि कौन सा सही है। अगर हमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख देखें तो आप सभी को पता है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख है वो अपने संविधान में नहीं है। यानी संविधान में जब ये संविधान ने बना था तब नहीं था। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। ये जो इसके कथन है इसकी अगर हम बात करें तो जो आपका मूल कर्तव्यों का उल्लेख है वो मूल संविधान में नहीं था। पहली बात तो ये हमें वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। और जो ये आपके दुनिया का जो अधिकांश उत्तरदायी लोकतांत्रिक देश है उसमें संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है ही नहीं, ठीक है। और भारत के संविधान में मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित हुए हैं। तो आपका ऑप्शन ये जो थर्ड है यानी सी दिया गया है ये तो बिल्कुल सही है। अगर अपन बात करें तो इसमें जो भारत का संविधान है ना उसमें 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 1976 हुआ था। उसमें जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसकी सिफारिश पर 8 नहीं 10, 8 नहीं कितने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और वो किस में? आपके भाग 4 के 1 में, भाग 4 1 में। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछ ले तो वो भी आपको याद होगा, अनुच्छेद 51 ए। तो ये भी आपको याद रखना है। और आपके क्या थे? आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जो समिति थी उसकी सिफारिश पर 10 जोड़े गए थे। तो अगर इसमें हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या है? इसमें बोला है कौन सा कथन सही है। अगर सही की बात करें ना तो आपका बी सही नहीं है। और मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे ये भी सही नहीं है, ओनली सी सही है। तो आपका ऑप्शन थर्ड है वो सही हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और याद रखना, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो क्या कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है ना इसमें कितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे? तो ये भी आप याद रखना, इसमें 12 सदस्य थे। और जो सरदार स्वर्ण सिंह है वो भी इसी में से था। और वो क्या था? अध्यक्ष था। वो क्या था? अध्यक्ष था। तो इसको सम्मिलित करके 12 सदस्य थे, इस चीज को भी आप ध्यान रख लेना। अब एक बात और भी आती है कि जो आपके मूल कर्तव्य है, अब हम बात ही कर रहे हैं तो इसके बारे में पूरी बात कर ले। मूल कर्तव्य आपके अवाद योग्य है यानी वाद योग्य नहीं है, अवाद योग्य है। यानी इन्हें लागू करने के लिए कोई व्यक्ति है वो न्यायपालिका में नहीं जा सकता, न्यायपालिका में
नहीं जा सकता। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। मूल कर्तव्य अवादियों की है, कोई भी व्यक्ति इसमें न्यायपालिका में नहीं जा सकता। और एक और याद रखना, मूल कर्तव्यों के लिए जो संविधान में एक संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। कौन सा 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कब हुआ? 2002 में। और इसमें एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, आप सभी को पता है कौन सा? जिसमें कहा गया था कि माता पिता या को जो संरक्षण है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर है वो प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया आपको। अब अपन चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये हमें बताना है। अगर अपन बात देखें कि इसमें पूछा है, संयुक्त राज्य अमेरिका से पूछा है, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन, लोकहितवाद, संसदीय शासन व्यवस्था और अवशिष्ट विषय। इसमें से अगर कौन कौन सी है, इसके लिए हमें पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से आपके 6 आपके लिए गए हैं, प्रावधान लिए गए। 6 कौन कौन से हैं? एक तो आपके मूल अधिकार लिया गया है, मूल अधिकार। तो आप इसमें से देख लेना आपको कौन कौन से ये ई तक दिए गए हैं। मूल अधिकार है। दूसरा क्या है? पहला मूल अधिकार हो गया। दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ये भी इसमें दिया, इससे लिया गया अमेरिका से। ठीक है। एक लिया गया उपराष्ट्रपति का पद, उप राष्ट्रपति का पद। आप सभी को हो सकता है कि सारे याद हो क्या सकता है, याद ही होंगे, बस आपका एक बार रिवीजन है इसमें हो जाएगा। और अगर इसमें देखें तो और क्या लिया गया है? उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, पद से हटाया जाना या हटाना है, वो प्रक्रिया ली गई है। और छठा है वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाअभियोग, महाभियोग। तो ये 6 चीजें हैं वो कहां से ली गई है? आपके यूएसए से ली गई हैं। तो अब इसमें देखें कि इसमें कौन कौन सा है। तो आपने देखा होगा कि शक्तियों का पृथक्करण है। ये जो कथन ये दे रखा है ना, शक्तियों का पृथक्करण, बिल्कुल सही है। अगर फिर इसके बाद में अपन देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन भी है, ये भी सही है। और इसमें क्या दिया गया है? और इसमें आपके दिया गया है लोकहितवाद, तो ये भी है, यानी ए बी और सी है। तो राइट आंसर क्या दिया गया है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है 2, ए बी और सी है। अगर वहीं इसके और बात करें, जैसे अवशिष्ट शक्तियों का विषय है, तो अवशिष्ट शक्तियों का जो केंद्र में निहित होना, ये कनाडा से लिया गया। किससे? कनाडा से लिया गया है। इसके साथ साथ ही अगर संसदीय शासन व्यवस्था देखें, संघीय शासन व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है, संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है। और केंद्र और राज्य के राज्यपालों की जो नियुक्ति है, जो उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, वो भी कहां से? कनाडा से लिया गया है। तो इन चीजों को भी आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। अगला जो क्वेश्चन है कि राज्यसभा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव उनके सदस्य द्वारा अपने में से ही किया जाता है। राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा उपस्थिति और मतदान करने वालों के 1/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके कानून बना सकती है। और वर्ष 1954 से 56 में लॉटरी द्वारा 2/3 सदस्यों को सेवानिवृत्ति प्रदान की गई थी। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना राज्यसभा की एकांतिक शक्ति है। अगर इसमें अपन देखें ना, तो ये आपके किस में दिया गया है? आपके इसमें जब राइट आंसर की बात करेंगे उससे पहले अपन राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है। थोड़ा सा अपन क्या देखेंगे कि जो आपकी इसमें दिया गया ना, 1954-56 में लॉटरी द्वारा 2/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया गया था। तो आपकी जब 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ था, पहली बार। ठीक है। पहली बार इसका गठन हुआ था, तो अनुच्छेद जो 83 दिया गया है ना, उसके आधार पर, ठीक है, 1954 और 56 में लॉटरी द्वारा 2/3 नहीं, 1/3, 1/3 सदस्यों को अवकाश दिया गया था। तो इसमें कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो यानी जो ऑप्शन है सी दे रखा है वो तो सही नहीं है, यानी ये गलत है।
ठीक है। तो अगर अपन देखें तो इसमें सी हमें पहले देखना है, तो सी इन तीनों में है, तो यानी तीन तो इसमें होगा नहीं, तीन तो इसमें होगा नहीं। फिर अपन और देखते हैं, और देखें तो एक चीज और देखना कि जो अनुच्छेद 349 है ना, अनुच्छेद 349 है, उसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो जाए तो राज्यसभा उपस्थिति के, ये बोला है राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा उपस्थिति और मतदान करने वालों के एक तिहाई बहुमत से प्रस्ताव को पारित करने का कानून बनाते हैं। तो ये कितना होता है, एक तिहाई नहीं होता है, इसकी जगह क्या होगा, दो तिहाई। ठीक है, तो यानी बी भी आपका गलत दिया हुआ है, और ये किस में है, अनुच्छेद 349 में दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और क्या दिया गया है इसमें, अगर अपन बात करें कि राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, और इसमें क्या दिया गया, राज्यसभा के सभापति का चुनाव उनके सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, और जो अनुच्छेद अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इसमें आपके क्या दिया गया है, आपका ए बी और सी तीन गलत दिए गई है, लेकिन आपका डी है वो बिल्कुल सही दिया गया है। तो आपका ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा, तो ये भी आप याद रखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 4 हो गया, ऑप्शन है 4 हो गया। अब अपन बढ़ते हैं आगे, और अगला जो अपन को क्वेश्चन दिया गया है कि धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप सभी को पता है कि जो धन विधेयक है वो किस में है, अनुच्छेद 110 में है। आपको ये अनुच्छेद अच्छे से याद रखने जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे धन विधेयक हो गया तो 110 में धन विधेयक है वो दिया गया है। धन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बात सही है क्या, धन विधेयक सभी में, एक सेकेंड, हाँ, धन विधेयक सभी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसमें मैं बताना क्या है कि ये कौन से कथन है वो सही नहीं है, तो पहला ही गलत है भाई, किसी भी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखते हैं, उसमें दिया गया है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। बिल्कुल सही बात बोली गई, लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया है आपके, एक चीज और भी याद रखना, आपका जो अनुच्छेद 110 है ना, उसमें एक चीज स्पष्ट की गई है कि शुल्क या कोई जुर्माना है से संबंधित विधेयक है वो धन विधेयक नहीं होते। तो ये चीज एक आप ध्यान रख लेना। ठीक है, क्या रखना है कि आपके जो शुल्क या फिर जुर्माना, शुल्क या जुर्माना, जुर्माना से संबंधित कोई विधेयक होता है ना, वो धन विधेयक नहीं होता। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो इसमें आपका ए और डी गलत दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एक हो जाएगा, ऑप्शन ए एक। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया रखा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, बिल्कुल सही। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाता है, बिल्कुल सही। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति पद च्युत कर सकता है, ये बात सही है क्या। इसमें थोड़ा सा गल दिया गया, क्या गल दिया गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उसकी नियुक्ति तो मंत्रिमंडल, उसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सलाह किसकी होती है, मंत्रिमंडल की होती है। लेकिन इसे जो हटाता है वो राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, बल्कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की जो प्रक्रिया होती है ना, वही प्रक्रिया इसको होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, जो कि इसमें गलत दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और जो कथन दिया गया है वो क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 243 डी के द्वारा महिलाओं तथा अनुसूचित जाति व जनजाति को पंचायतों के चुनाव में आरक्षण प्रदान किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था।
कौन से कथन सही है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें बलवंत राय मेहता समिति की, तो इनकी सिफारिशों के अनुसार सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित कर दिया गया था। अगर बात करें कि विधिवत रूप से लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। और कहां से हुआ था? ये राजस्थान के नागौर से पारित हुआ था, यानी विधिवत रूप से इसका उद्घाटन है वो हुआ था। और किसने किया था? देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा किया गया था। और उसके बाद अगर अपन देखें कि संविधान का जो 243 डी है, उसके तहत पंचायतों के चुनाव में महिलाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण प्रदान है, यानी महिलाओं को, अनुसूचित जाति व जनजाति तीनों को आरक्षण प्रदान है, यानी ए और बी दोनों सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है कि नागरिक चार्टर के समन्वय, निर्माण और संचालन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? समाज कल्याण विभाग, कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, यानी DARPG। ठीक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा रीजनिंग का आता है, और वो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कथन पढ़ना है और दी गई पूर्व उदाहरणों में से कौन से कथन में अंतर्निहित है, इसका निर्णय अपन को करना है। पिछले दिनों में गुजरात में आए भूकंप को लेकर सरकार ने कुछ वस्तुओं पर सरचार्ज लगाने का फैसला किया है। इस सरचार्ज से प्राप्त हुई रकम के द्वारा पीड़ित लोगों की सहायता की जाएगी और लोगों पर अतिरिक्त कर भार सौंपना, यानी इससे क्या होगा? अगर अपन बात करें, सरकार ने भूकंप को लेकर कुछ वस्तुओं पर सरचार्ज लगाने का फैसला किया है, क्योंकि सरचार्ज से प्राप्त रकम के द्वारा पीड़ित लोगों की सहायता की जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही हो सकती है। तो इसमें जो आपका कथन फर्स्ट है ना, यानी आपकी जो पूर्व धारणा फर्स्ट है वो अंतर्निहित है, तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं और अब अपन जो अपने सामान्य विज्ञान जो आपके एग्जाम की बात करें, तो उसमें 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। उसके कुछ एक आपके 8-10 क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे, यानी अच्छे से उनका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे जनरल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनपचाई शर्करा है? लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज और एक ग्लूकोज। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, सुक्रोज। सुक्रोज एक अनअपचाई शर्करा है। क्यों? क्योंकि सुक्रोज एक क्या है? सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सुक्रोज को केन शुगर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये गन्ने में उपस्थित होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? केन शुगर, केन शुगर भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सुक्रोज है वो चुकंदर में भी उपस्थित होती है, गन्ने में भी होती है और ये चुकंदर में भी उपस्थित होती है। और इसको केन शुगर के साथ साथ है वो टेबल शुगर भी कहा जाता है, टेबल शुगर भी कहा जाता है। और सुक्रोज का जो जल अपघटन करने पर इससे क्या बनता है? सुक्रोज से क्या क्या चीजें बनती है? इससे एक तो ग्लूकोज बनती है, ग्लूकोज बनती है, और इसके साथ साथ फ्रुक्टोज भी बनती है। यानी सुक्रोज को जब इसका जल अपघटन करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाती है, जीएफ में टूट जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला अपना जो क्वेश्चन है अपन को दिया गया है, मृग मरीचिका घटना प्रतीत होती है किसके कारण? जब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर होता है, जब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है। अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है डी, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो। यानी कि जब कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, विरल माध्यम में जाता है, जाती कोई जो प्रकाश किरण है वो जो एक ये जो पृथक्करण, यानी ये जो पृथककारी पृष्ठ होता है ना, उसके क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो वो उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। और इस घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। और जो ये मृग मरीचिका घटना होती है ना, ये गर्म प्रदेशों में गर्मी के टाइम आपने देखा होगा कि आप गर्मी के टाइम सड़क से जा रहे हो, सड़क से जा रहे हो ना, तो आप यहाँ पर हो तो आपको यहाँ पर है एक पानी झलकता हुआ सा दिखेगा, यानी आपको लगेगा कि वहां पर है वो सड़क पे पानी गिरा हुआ है, यानी आपको एक आभास सा होगा, लेकिन वो
आभास होता है, सच में नहीं होता। उसी प्रकार है, जैसे ये गर्म प्रदेशों में गर्मी के मौसम में सड़क पर इसका पानी का भास हो गया, हीरे का चमकना हो गया, ये सारी घटनाएं किसकी होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, यानी आंतरिक परावर्तन पर आधारित ये घटनाएं होती हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन है कि समान ताप पर किसी विद्युत परिपथ में धारा धातु के तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा नियम है? तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है सी हो जाएगा, ओम का नियम है। ओम का नियम क्या होता है कि ओम ने एक धातु के तार में धारा प्रवाहित करवाई थी, ठीक है, और इसके सिरों के बीच है वो विभवांतर है वो वी लगवाया था, ठीक है, और उनके बीच है वो पता लगाया था। तो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के जो दो सिरे होते हैं उनके बीच अगर विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी V बराबर क्या होता है? आर ए आई होता है। V बराबर क्या होता है? आर ए आई होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर यहाँ पे क्या होता है? आर यहाँ पे एक नियतांक होता है, जो ताप पर एक नियतांक होता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। आगे बढ़ते हैं, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब नाम आता है ना जर्मन सिल्वर, तो इसमें सिल्वर नहीं होता, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका होना क्या चाहिए? आप देखिए, जो जर्मन सिल्वर है उसमें क्या क्या चीजें होती है? इसमें कॉपर होता है। कॉपर कितना होता है? 50% होता है। प्लस में इसमें जिंक होती है। जिंक कितनी होती है? 35%। जिंक कितनी होती है? 35%। और उसमें होता है निकल, और निकल कितना होता है? 15%। यानी इसमें सिल्वर नहीं होता। तो आपका ऑप्शन डी 0% करो, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि 0%। तो जर्मन सिल्वर नाम आ रहा है तो इसमें सिल्वर नहीं है, कॉपर, जिंक और निकल होता है। कई बार आता है कि जर्मन सिल्वर में क्या क्या चीजें होती हैं, तो क्या होता है? कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है। इसमें परसेंटेज पूछ ले तो कॉपर का 50%, जिंक का 35% और निकल है 15% इसमें उपस्थित होता है। आगे अपन बढ़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है वो क्या होता है? क्या पूछा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूस गैस और एक नीचे दिया गया है तेल गैस। तो आपका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी हो जाएगा। ऑप्शन है बी हो जाएगा। जल गैस, यानी इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है भाप अंगार गैस। वहां पे अंगार गैस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। और इसको जो कोल गैस के साथ मिश्रण करके एक अच्छा ईंधन भी बनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखें, हो सकता है पूछ ले कि आपको जल गैस को किसके साथ मिलाकर वो एक अच्छा ईंधन बनाया जाता है, तो कोल गैस के साथ मिलाकर। निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? पॉलीथीन, बेकेलाइट, पीवीसी और सेल्यूलाइड। तो अगर अपन बात करें में थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? ताप दड़ प्लास्टिक होते हैं, ठीक है, यानी उनको पिघलाकर है वो और कोई नई चीज है वो नहीं बनाई जा सकती। ये यानी ये ताप पर है वो पिघलते नहीं है, ठीक है, वो होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। और इनका जो उपयोग है वो विद्युत उपकरण में, बर्तन के हाथ जो हत्थे होते हैं ना बनाने में, इनमें किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बेकेलाइट। क्या हो जाएगा? बेकेलाइट है एक थर्मोसेटिंग का उदाहरण है, यानी थर्मोसेटिंग का ताप दड़ प्लास्टिक का। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण जिसका प्रयोग संचार में नहीं किया जाता? एक्स किरण का, सूक्ष्म तरंगों का, रेडियो तरंगों का और दक्ष्य तरंगों का, दर्श्य प्रकाश का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्स किरण होगी, पराबैंगनी किरण होगी और गामा विकिरण होगी, इन तीनों का है वो यूज है वो संचार में नहीं किया जाता। तो एक्स विकिरण, इसके साथ साथ मैं लिखवा देती हूँ पराबैंगनी, पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण और किसके साथ है? गामा विकिरण, गामा विकिरण। इन तीनों का यूज है वो संचार में नहीं किया जाता। अच्छे से ध्यान रखना, ये आयनकारी विकिरणें कहलाती है। ये क्या कहलाती है? तीनों की तीनों ये कहलाती है आपके आयननकारी विकिरणें, विकिरणें, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने काफी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें हमने क्या क्या किया था? आपके
करंट का भी क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग का भी क्वेश्चन आ गया, साइंस के भी क्वेश्चन कर लिए हमने कई, आपके इंडियन और राजस्थान पॉलिटी के भी क्वेश्चन कर लिए, राजस्थान ज्योग्राफी भी क्वेश्चन कर लिए, यानी हमने 25 क्वेश्चन में 6 सब्जेक्ट है आपके रिवाइज कर लिए, या फिर मान लीजिए कि इनका हमने मोटा मोटा रिवीजन किया है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जिस प्रकार आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आप सभी का जो टेस्ट सीरीज को प्यार और स्नेह मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो आप वो ज्वाइन कर लेना। अब हम मिलेंगे कल की नेक्स्ट आपके मॉक टेस्ट फोर्थ में, तब तक के लिए धन्यवाद।